who owns and controls the world? What are the politico-economic dynamics of the world? We start from the Adam Smith. Adam Smith जैसे आप देखते हैं कि उनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, that was in 1776. He was Scottish. उनकी बुक है An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. उसमें जो मैं ब्रीफली आपको बताऊं कि उन्होंने बात की थी कि जैसे कि ना who controls and moves the world. उस दौर में यूनाइटेड किंगडम जो था that was the super power of the world. ये 20th सेंचुरी तक, यानी यूं कह लें कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक दुनिया में अगर राज था तो वो ब्रिटिश एम्पायर थी. अब उसमें उसने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट और पार्ट कौन था, कौन रूल करता था, ओन करता था, कंट्रोल करता था. वो उसने कहा था मर्चेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स. जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स थे यही पॉलिसी बनवाते थे, बनाते थे. दे वर इन द गवर्नमेंट. सेकेंड वर्ल्ड वार में ये बरतानिया जो है कमजोर हो जाता है और इस दौरान जो दुनिया में ताकत उभरी वो यूनाइटेड स्टेट्स था. यूनाइटेड स्टेट्स लीस्ट अफेक्टेड था बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार और द सेकेंड वर्ल्ड वार, सवाए हवाई आइलैंड के जहां जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया 1941 में. उससे पहले सारे अमेरिका पर एक गोली भी नहीं चली. उसने क्या, उसे ट्रिगर किया, उसको फोर्स किया कि वो भी इस जंग में शामिल हो. लेकिन यूरोप जो है, सारा जंग जो बैटल ग्राउंड था उसकी जरूरियात जो थी, वेपन की दूसरी जरूरियात कौन पूरी कर रहा था? अब यूएसए चूंकि कम अफेक्टेड था तो लिहाजा हिस्ट्री बताती है कि सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान होती है. इन ए वे यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सुपर पावर बन रहा होता है जब दूसरी जंग अजीम जारी होती है, और जब खत्म होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सुपर पावर बन चुका होता है. और बरतानिया जंग लड़ने के बाद इतना कमजोर हो चुका है कि वो दुनिया की सुपर पावर उस अंदाज से उसकी हैसियत खत्म हो जाती है. और फिर रिजल्ट आपने देखा कि इसके तमाम मकबूजात बारी बारी इसके हाथों से निकल जाते हैं. इन ए वे आपने देखा, अभी वो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स की हम बात कर रहे हैं, एडम स्मिथ की. अमेरिका में अगर ताकत पैदा हुई तो फिर मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग से हुई कि वहां सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एडवांसमेंट, प्राइवेट कंपनीज बनी, प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च शुरू हुई. खा फार्मास्यूटिकल्स हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, ये सब ने उसमें एक ऐसी कल्चर डेवलप की कॉर्पोरेट, क्योंकि वो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था, कैपिटलिज्म था. जैसे कहते हैं पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्शन. एब्सोल्युटली दुनिया में जो ताकत होती है वो फिर एक्सप्लॉयटेशन का एलिमेंट आता है कि दुनिया की जो कमजोर अक़वाम है, हाउ टू एक्सप्लॉयट देम और हाउ टू क्रिएट गवर्नेंस इन दोज कंट्री विच स्टार्ट हेल्पिंग योर गवर्नेंस. यही काम ब्रिटानिया ने किया या दूसरी इंपीरियलिस्ट पावर्स ने किया. दुनिया में जितनी कॉलोनाइजेशन होती है तो वो उनको एक्सप्लॉयटेशन का एक अंदाज होता है. अब यूएसए जब आता है तो वो कॉलोनियल पीरियड खत्म हो चुका था, तो इन्होंने चेंज ऑफ रिजीम का एक फार्मूला बनाया कि यू चेंज द रिजीम्स इन द वर्ल्ड which should be pro-America, they should be taking care of the American national interest. तो ये चेंज ऑफ रिजीम की मैं तो आपको 2-3 मिसालें देता हूँ. अराउंड 1953 ये वो दौर था जब जो मिडिल ईस्ट ऑयल था ये एक स्ट्रेटेजिक पावर का टूल था कि जो भी मिडिल ईस्ट के ऑयल को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा. इसलिए कि दुनिया का यूं समझ लें कि 40% के करीब जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं या एनर्जी के रिसोर्सेज पेट्रोलियम की शक्ल में वो मिडिल ईस्ट से जा रहे हैं. तो whosoever is controlling the Middle East oil, it means they are controlling the world economy and the politics accordingly. तो लिहाजा यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि हमें फिर मिडिल ईस्ट पर जो है कंट्रोल रखना चाहिए. तो आपने देखा कि इस दौर में मिडिल ईस्ट के अक्सर ममालिक जो है वो फिर इनके क्लचेज में, कंट्रोल में आ जाते हैं. इन्होंने एक्सप्लोर किया, ड्रिल किया, इन्होंने फरोख्त किया, इन्हीं की कंपनीज ने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए. तो इन ए वे मिडिल ईस्ट वाज इन देयर कंट्रोल. मिडिल ईस्ट तो हो गया. अब मिडिल ईस्ट का एक पार्ट था ईरान. ईरान का मसला हो गया कि ईरान जो है उसकी पॉलिसीज भी प्रो अमेरिका हो. इन्होंने देखा कि 1951 से 53 यहाँ
मुसद्दक प्राइम मिनिस्टर थे और जब देखा कि उसकी पॉलिसी उतनी प्रो अमेरिकन नहीं है तो एक कू उसके खिलाफ हुआ और फिर रजा शाह पहलवी उसको फिर प्लांट किया गया एज ए किंग वहाँ, एंड यू नो ही वाज प्रो अमेरिका। इस तरह क्या मकसद था कि जो ईरान का ऑयल है ये भी अब अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए। दो कंट्री की और मैं मिसाल देता हूँ, इंडोनेशिया की और फिलीपींस की। इंडोनेशिया में 1965 से पहले सुकार्नो की गवर्नमेंट थी जो कंपैरेटिवली इंडिपेंडेंट और सॉवरन फॉरेन पॉलिसी का कायल था। सुहार्तो को प्लांट किया, एक कू हुआ, मिलिट्री कू, और सुहार्तो को उसकी जगह रख दिया और वो एक डिक्टेटर टाइप आदमी था। इंडोनेशिया बड़े अच्छे तरीके से मूव कर रहा था सुकार्नो के दौर में, पाकिस्तान के साथ भी उसके बहुत अच्छे तल्लुकात थे। इस तरह फिलीपींस में मार्कोस को प्लांट किया, वो भी डिक्टेटर और करप्ट। अब ये करप्शन का दौर शुरू हो जाता है, सुहार्तो भी करप्ट और मार्कोस भी करप्ट, लेकिन दे वर सर्विंग देयर मास्टर्स। ये मास्टर्स ऐसे होते हैं इंटरनेशनल, इनको ये होता है कि जो भी शख्स प्लांट किया गया है या चेंज ऑफ रिजीम की गई है वो हमें हमारी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करे। वो अपने कंट्री का क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, अपनी जातीय साजिश बनाते हैं, इनसे उन्हें गरज नहीं होती कि आप सारी उनकी स्पीच सुन लें नोम चॉम्स्की की कि हु ओन्स द वर्ल्ड, तो वो सारी वो ये बातें बताता है। बात यही घूम रही है मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के गिर्द, यानी ये सारी वेल्थ का मसला है। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द वेल्थ, कि आपने अपनी दौलत में इजाफा कैसे करना है। बड़े मुल्क कैसे करते हैं और मुल्कों के सरबराह भी अपने जाती वेल्थ ही बनाने के चक्कर में होते हैं। और विक्टिम कौन होता है? विक्टिम होता है कॉमन मैन। जब आपके पास ताकत आ जाती है तो फिर आप लेजिस्लेचर, कानून साजी, पॉलिसी मेकिंग उनके लिए करते हैं जो आपको इक्तदार में लाने के लिए रास्ते हमवार करते हैं, खा ममालिक हों या वो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स। तो लिहाजा फिर दुनिया में कि who owns the world, who rules the world, who governs the world, who are the master, real master of the world, ये कौन लोग हैं? ये दुनिया के जो एलीट क्लास है वो होती है। अब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इनका मैं रेफरेंस देता हूँ, मार्टिन गाइलेंस। इन्होंने कंक्लूड किया कि 70% ऑफ द पब्लिक आर पावरलेस टू शेप गवर्नमेंट पॉलिसी। इट मीन रिच गेट्स व्हाट दे वांट। अब वो कहता है कि ये चीजें जारी रहेंगी जब तक ये जो 70% लोग हैं या अवामुन नास जिन्हें कहते हैं, जब तक इनको ये शऊर नहीं होता कि वी आर बीइंग लूटेड एंड प्लंडर्ड बाय दोज हु आर इन पावर, और ये अपनी वॉइस रेज नहीं करते और खामोश रहते हैं, उस वक्त तक इनको कंट्रोल करने वाले इनको कंट्रोल करते रहेंगे और वो दुनिया में राज करते रहेंगे और दे विल बी लिविंग लाइक किंग्स एंड ऑल अदर पीपल लिविंग लाइक वैगाबॉन्ड्स। उनकी कोई हालत नहीं होगी। इसके अल्फाज हैं, दिस लीथल प्रोसेस विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज देयर विक्टिम्स दे आर विलिंग टू सफर इन साइलेंस।